हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बेटा सब ठीक होंगे और शानदार तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। जैसे बेटा आपका यूके ट्रिपल एस सी लेखपाल का पेपर आ रहा है और बहुत जल्दी आने वाला, आप सभी को पता है डेट क्या है इसकी। तो हमने सोचा है कि जब लोग पेपर आ रहा है तब लोग हम आपको प्रैक्टिस कराएं और डेली में आपको बेटा यहाँ पर 20 क्वेश्चन लाऊंगा और चैप्टर वाइज भी यहाँ पर लाऊंगा। जैसे कि मान लो आज मैं आपके सामने पूरे 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो अगले दिन अगली जो वीडियो मिलेगी उसमें आपको बेटा चैप्टर जैसे बड़माला उठा लेंगे, तो उसकी बड़माला के बारे में। तो धीरे धीरे करके बेटा जब लो आपका पेपर नहीं हो जाता तब लो मैं आपको डेली यहाँ पर हिंदी की प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। तो आज बेटा हम यूके ट्रिपल सी लेखपाल के जो 20 क्वेश्चन आते हैं पूरा मिक्स मैंने टेस्ट यहाँ पर तैयार करा है और इसे अच्छी तरीके से यहाँ पर पढ़ेंगे और विस्तार के साथ जानेंगे और चारों ऑप्शनों को जानेंगे कि उम्मीद करते हैं कि यहाँ से बाहर आपका कुछ ना जाए। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। और देखिए जरा बेटा, पहला क्वेश्चन बता रहा है कि कुमाऊनी भाषा किस भाषा परिवार की उपभाषा है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कुमाऊनी भाषा है ये किस परिवार की मतलब किस परिवार की उपभाषा के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आप सब जनी बताइए बेटा, यहाँ पर एक परिवार है बेटा द्रविड़, एक आपका इंडो आर्यन, फिर एक ऑस्ट्रिक, एक होता आपका तिब्बती बर्मी, ठीक है। तो आपने क्या आंसर लगाया होगा वो आप सभी को पता होगा, लेकिन मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि वैसे देखेंगे तो बेटा इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर लगेगा वो बेटा आपका लगेगा बी ऑप्शन। क्या लगेगा बेटा? बी ऑप्शन इसका आंसर लगेगा। और ये क्यों लगेगा मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जो उपभाषा है ये इंडो आर्यन, देखा जाए तो जो भाषा परिवार है, ठीक है। और ये भाषा परिवार क्या होते हैं कि देखो विश्व में अगर भारत में देखे जाए तो बहुत भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत बोलियां बोली जाती हैं। तो इनको जो भाषाएं अनेक बोली जा रही है और बोलियां बोली जा रही है तो इनको परिवारों में बांटा गया है। तो कहा जाता है कि भाषा परिवार की बात करें तो एक ही प्रकार की या मिलती जुलती भाषाओं के समूह को ही बेटा भाषा परिवार कहा जाता है। और जो भारत में भाषा परिवार है, किसकी बात करो बेटा मैं, जो भारत में भाषा परिवार है, तो याद रखना सब जने कि अगर कभी आपसे पूछे कि भारत में भाषा परिवार कितने हैं बेटा, तो भारत में जो आपके भाषा परिवार हैं, भाषा परिवार है बेटा, वो आप सभी को 4 बताने। कितने बताने बेटा? 4। अब वे कौन कौन से इसके बारे में भी बेटा यहाँ पर अच्छे से हम जान लेते हैं। पहला है बेटा आपका भारोपीय परिवार। कौन सा बेटा? भारोपीय परिवार। भारोपीय परिवार, ठीक है बच्चों। चलिए दूसरे की अगर बात करें तो बेटा दूसरा जो परिवार है वो आपका द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ परिवार, ठीक है बच्चों। अगर बेटा यहाँ तीसरे की बात करें तो तीसरा है बेटा आपका ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। कौन सा बच्चों? ऑस्ट्रिक परिवार, ठीक है। और चौथे परिवार की अगर बात करें बच्चों यहाँ पर, तो चौथा आता है आपका चीनी तिब्बती भाषा परिवार। कौन सा आता है? चीनी तिब्बती भाषा परिवार। अब मैं आपको यहाँ पर बेटा सब बता दूंगा कि अगर यहाँ से क्वेश्चन बना है कुमाऊनी से, तो उम्मीद करता हूँ कि कोई सी भी भाषा देकर आपसे पूछ सकता है। तो मैं तुम्हें जो मेन भाषाएं हैं उनके बारे में बता दूंगा, कौन सी किस परिवार के अंतर्गत आती है और कौन सी नहीं आती है। तो यहाँ पर सब अच्छी तरह हम पर जान लेंगे। बात करते हैं बेटा यहाँ पर जो भारत में भाषा परिवार है वे 4 हैं। और देखेंगे तो सबसे पहले जो यहाँ पर परिवार आपका लिखा हुआ है उसका नाम क्या है बेटा? भारोपीय परिवार। अगर देखें तो ये कहा जाता है कि भारत में अगर इसका डाटा निकाला जाए कि कितने लोग जो हैं भारत में ऐसे हैं जो भारोपीय परिवार के अंतर्गत जितनी भी भाषाएं आती हैं, बोलियां आती हैं, उनका परसेंटेज कितने लोग बोलते हैं, तो आप सभी को बताना बेटा 73% लोग जो हैं वो भारत में भारोपीय परिवार की भाषाओं को बोलते हैं। जबकि द्रविड़ की अगर बात करेंगे तो बच्चों यहाँ पर 25% आता है, द्रविड़ में 25। और जबकि ऑस्ट्रिक की बात करेंगे बेटा तो यहाँ पर आता है आपका 1.3%। और जो आपका लास्ट में बचा आपका कौन सा बेटा? चीनी तिब्बती परिवार। तो इसमें देखेंगे तो बेटा आपका आता है 0.7%। कितना आता है बाल को? 0.7%, ठीक है। तो ये लगभग का डाटा है बेटा, याद रखना कि पूछ लेता है कभी भी, अगर पूछ ले कि भारोपीय परिवार में जो भारत में बोलने वाले वो कितनी परसेंटेज है, तो आपका 73%। बात करते हैं बेटा कि ये जो आपका भारोपीय परिवार है, तो ये इतना बड़ा परिवार है कि अगर इसे हम भारत के साथ साथ अगर विश्व में भी देखें तो विश्व का और भारत का भाषाओं के आधार पर इसे सबसे बड़ा परिवार माना जाता है। याद रखना, जो ये भारोपीय परिवार है बच्चों, ये जो भारोपीय परिवार है बच्चों, तो ये जो भारोपीय परिवार है ना, जो परिवार है
ये भारत का और विश्व का सबसे बड़ा परिवार है बेटा। किसका? भारत और विश्व का। भारत और विश्व का सबसे बड़ा परिवार माना जाता है। सबसे बड़ा परिवार ये माना जाता है भाषाओं के आधार पर, क्योंकि इस परिवार में विश्व की सैकड़ों भाषाएं व बोलियां बेटा क्या है, सम्मिलित है। जैसे आपकी हिंदी की बात करो या उर्दू की बात करो, स्पेनिश की बात करो, डच की बात करो, पुर्तगाली की बात करो, फ्रांसीसी की बात करो, नेपाली की बात करो, बंगाली की बात करो, ये जितने भी आपकी भाषा देख रहे हो बेटा, ये सभी सम्मिलित जितनी भी भाषाएं सब की सब आपकी इसी परिवार के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि जो भारोपीय परिवार है, भारत व यूरोप की भाषाओं के समूह को ही भारोपीय परिवार कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। और दूसरी बात यह बेटा कि इस परिवार को अलग अलग नामों से पुकारा गया है। इसकी शाखा भी बांटी गई है, इसकी उपशाखा भी बांटी गई है। तो अगर कभी आपसे पूछे कि भारोपीय परिवार के अलग अलग नाम क्या है बेटा, तो याद रखना भारोपीय परिवार को बेटा अगर कहें आपसे तो इसे इंडो जर्मनिक परिवार भी कहा जाता है। इसे बेटा क्या कहा जाता है? इसे इंडो जर्मनिक परिवार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा इसे हम भारोपीय परिवार को आर्य परिवार भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसे हम आर्य परिवार के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है बेटा। कहे कभी आपसे पूछे कि इंडो जर्मनिक परिवार किसका नाम है? भारोपीय का। आर्य परिवार भारोपीय का। साथ में इसे बेटा भारत हित्ती परिवार भी कहते हैं। इसे भारत हित्ती परिवार के नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। इससे बेटा अगर देखा जाए तो भारत हित्ती और साथ में इसे आदिम हिंद यूरोपीय परिवार भी कहा जाता है। इसे आदिम हिंद यूरोपीय परिवार के नाम से भी जानते हैं। हिंद यूरोपियन परिवार के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये जो इंडो जर्मनिक, आर्य परिवार, भारत हित्ती और आदिम हिंद यूरोपीय, या बाद में बेटा इंडो आर्यन, इसको बेटा क्या कहा जाता है? इंडो आर्यन परिवार के नाम से भी जाना जाता है। ये जितने भी मैं नाम लिख रहा हूं बेटा यहाँ पर, ये सब क्या है बेटा? ये भारोपीय परिवार के अन्य नाम है। कभी भी अगर आपसे पूछे तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो आगे अगर देखें बेटा, यहाँ पर जो इंडो आर्यन है बेटा, ये एक उपशाखा है। क्या है ये बेटा? एक उपशाखा है। किसकी बात करो बेटा? ये उपशाखा है। जबकि कह सकते हैं कि भारोपीय परिवार की जो एक उपशाखा है जिसका नाम है इंडो आर्यन, वहां पर किसे रखा गया बेटा? कुमाऊनी भाषा को। तो याद रखना, कभी भी पूछे कि कुमाऊनी भाषा जो है बेटा आपकी, ये किस परिवार की उपभाषा है, तो आपको बताना इंडो आर्यन अर्थात भारोपीय परिवार के अंतर्गत आती है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ चलो कि भारोपीय परिवार के अंतर्गत कौन कौन सी आती है, तो आपको याद रखनी है। तो भारोपीय परिवार में अगर देखें बेटा, यहाँ पर बेटा, यहाँ पर अगर भारोपीय परिवार के अंतर्गत देखें तो कौन कौन सी आती है, तो अच्छी तरह याद रखना बेटा। इस परिवार के अंतर्गत देखें बेटा, परिवार के जो अंतर्गत आती हैं, याद रखना कौन कौन सी आती है। अगर हिंदी पूछे तो बेटा वो इसी के अंतर्गत आती है। पूछे हिंदी किस परिवार में आती है, तो भारोपीय परिवार में आती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। संस्कृत पूछे बेटा तो भी इसी में आती है। संस्कृत पूछे, पंजाबी पूछे बेटा तो भी इसी परिवार में आती है। मराठी पूछे बेटा, मराठी पूछे तो भी इसमें आती है। उड़िया पूछे बेटा, उड़िया ये भी इसमें आती है। गुजराती पूछे बेटा, गुजराती, तो गुजराती भी बेटा इसमें आती है। पंजाबी पूछे बेटा, पंजाबी, तो पंजाबी भाषा भी इसी परिवार के अंतर्गत आती है। ये बात आपको याद रखनी है, पंजाबी भी इसी के अंतर्गत आती है। ठीक है, नेपाली की बात कर लो चाहे बेटा, नेपाली भाषा भी इसी के अंतर्गत आती है। ठीक है, नेपाली हम कह सकते हैं बेटा। यहाँ पर डोगरी की बात करो बेटा, तो डोगरी भी इसी के अंतर्गत आती है। कश्मीरी की बात करो बेटा, तो कश्मीरी भी इसी परिवार में आती है, कश्मीरी। कुमाऊनी की बात करो या बेटा आप गढ़वाली की बात करो, ठीक है, गढ़वाली भाषा की बात करें तो ये भी बेटा आपका इसी के अंतर्गत ही आती है। ये बात आपको याद रखनी है। सब की सब बेटा भारोपीय परिवार के अंतर्गत है। जैसे मान लो अगर आपके कुमाऊनी पूछा है, अगली बार वो आपसे गढ़वाली पूछ लेगा, जौनसारी पूछ लेगा। ये सब की सब भारोपीय परिवार के अंतर्गत है। हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, नेपाली, ठीक है, बंगाली, ये सभी की सभी इसी परिवार के अंतर्गत आपकी आती है। ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। दूसरी चीज अगर देखें बेटा, तो जो आपका ये द्रविड़ भाषा परिवार है, इसके अंतर्गत अगर कभी पूछे तो आपको क्या करना है बेटा, द्रविड़ के अंतर्गत पूछे भैया इसके अंतर्गत कौन कौन सी आती है, तो आप एक काम करना बेटा, द्रविड़ के अंतर्गत अगर देखा जाए यहाँ पर, तो मैं थोड़ा सही से ना जूम करके बेटा यहाँ लिख देता हूँ अच्छी तरीके से,
इधर नहीं आएगा बेटा, मैं इसे ऐसे रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बाद में लिख देंगे। चलो अगर देखे बेटा यहाँ पर हम अच्छी से और आपको बताऊं जरा, तो द्रविड़ के अंतर्गत कभी अगर पूछे आपसे, किसके अंतर्गत, द्रविड़ के अंतर्गत, तो याद रखना एक बार बच्चों आपने सुना होगा तमिल, अगर कभी तमिल पूछे या आपसे बेटा तेलुगु पूछे, तमिल तेलुगु, या आपसे मलयालम, मलयालम, या बालको आपसे कन्नड़, क्या पूछे बालको आपसे कन्नड़, ये चारों की चारों किस परिवार में आती हैं, तो याद रखना ये आपकी आती है द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत। किस में आती है, द्रविड़ भाषा परिवार, भाषा परिवार, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। मान लो जैसे यहाँ कुमाऊनी पूछा, तो कुमाऊनी का तो हमें पता चल गया, कुमाऊनी किस में आ गई बेटा, भारोपीय परिवार में, ठीक है। अगर मान लो कभी पूछ लेता तमिल किस परिवार से संबंधित रखती है, तेलुगु किससे रखती है, मलयालम किससे रखती है, कन्नड़ किससे रखती है, तो आप सभी को बताना बेटा द्रविड़ भाषा परिवार से। जबकि बेटा अगर बात करें एक भाषा है जिसका नाम है बेटा हमारा क्या, संथाली। अगर संथाली की बात करें बेटा, जो मेन पॉइंट भाषा उनके बारे में बता रहा हूँ, संथाली जो रखती है बेटा वो आष्ट्रिक भाषा परिवार में आती है। किस में आती है बाल को, आष्ट्रिक भाषा परिवार में आती है, ये आष्ट्रिक परिवार के अंतर्गत आती है, ये बात आपको याद रखनी है। जबकि बेटा एक होती है बोडो, अगर आपसे बोडो पूछे तो बोडो बेटा आपकी चीनी तिब्बती भाषा परिवार के अंतर्गत आती है, चीनी तिब्बती, तिब्बती परिवार के अंतर्गत, ठीक है बच्चों, ये बात आपको याद रखनी है, ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है कि अगर पूछे कि संथाली किस परिवार में आती है तो आष्ट्रिक परिवार में, बोडो पूछे जो चीनी तिब्बती भाषा परिवार में, तमिल तेलुगु मलयालम कन्नड़ पूछे तो आपको बतानी है द्रविड़ भाषा परिवार में, और ये आपको ना बता दिए। तो भारत में 4 भाषा परिवार होते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये जो इंडो आर्यन आप देख रहे हो, तो इंडो आर्यन जो था ये एक भारतीय जो भारोपीय परिवार है इसकी उपशाखा है, और इसमें ही कुमाऊनी, ये गढ़वाली सब इसी के अंतर्गत आती है, ये आपको याद रखना। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, 4 ऑप्शन भी जान लिया, अलग से थोड़ा विस्तार भी जान लिया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा, तो ध्यान से, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ये जितने बेसिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ते रहना सब जने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है जरा बेटा देखो यहाँ पर ध्यान से। अगला क्वेश्चन ये है कि अलमारी शब्द किस प्रकार का है, बताइए बेटा, अलमारी जो है वो किस प्रकार का शब्द माना जाता है, किस प्रकार का शब्द, मतलब किस भाषा का शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशी। तो उम्मीद करता हूं आपने क्या लगाया होगा बेटा कि जो अलमारी है ये अलमारी आपका किस भाषा का है, तो तुम कहोगे सर विदेशी भाषा का। किसका बेटा, विदेशी भाषा का है। विदेशी भाषा क्या है मैं आपको बताता हूं, देखो विदेशी कह दो, या बेटा इसे हम विदेशी भी कह सकते हैं, और इसे हम विदेशज भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, विदेशज, विदेशज, क्योंकि विदेशी को भी तोड़ोगे तो 2 शब्दों से मिलकर टूटा बेटा, विदेश प्लस के ई से, ये जो मिला है किससे मिलकर बना, विदेश प्लस के ई से। विदेशज की बात करोगे तो ये भी आपका विदेश प्लस के जैसे, विदेश प्लस के जैसे। विदेश का मतलब होता है बेटा विदेश में, विदेश का मतलब क्या होता है बेटा, विदेश में, विदेश में। और बालको जय का मतलब होता है बालको जन्मा, क्या होता है, जन्मा। अर्थात जिन भाषाओं का जन्म विदेशी भाषाओं से माना जाता है उन्हीं को विदेशज या विदेशी शब्द कहते हैं, ठीक है। मतलब जिनकी उत्पत्ति हमारे भारत में नहीं हुई है, माना जाता है कि इनका जो उत्पत्ति करी गई है, ये शब्द जो जन्मे हैं ये विदेशी भाषाओं से या विदेशों से जन्म कर, मतलब जन्म होकर यहाँ पर प्रचलित हुए हैं, इसी कारण इनको बेटा विदेशी भाषा के शब्द कहा जाता है। अब विदेशी भाषा में पूछेगा बेटा, तो ये अलमारी जो है ना, ये विदेशी भाषा में भी बालको आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द माना जाता है। किसका माना जाता है बेटा, विदेशी भाषा में भी ये बालको आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द माना जाता है। किस भाषा का, अगर पूछे कि भैया विदेशी में भी किस भाषा का है, तो ये जो विदेशी में ही आपका किसका, अलमारी, ये अलमारी जो है बेटा बालको आपका ये पुर्तगाली भाषा का शब्द माना जाता है। और भी होते हैं पुर्तगाली भाषा के, जैसे पिस्तौल पूछ ले आपसे कि बताइए पिस्तौल किस भाषा का है, कि पिस्तौल किस भाषा का शब्द बेटा, तो भी आपका इसी का बताना है। कर्नल पूछ ले बेटा आपसे, कर्नल, कि कर्नल किस भाषा का शब्द है, तो भी इसका ही बताना है। आपसे गोभी पूछ ले, गोभी किस भाषा का है, इसी का बताना है। आलू पूछ ले बेटा, आलू किस भाषा का है, तो इसी का बताना है। काजू पूछ ले, काजू भी किस भाषा का है, तो इसी का बताना है। आपसे बेटा नीलाम पूछ ले, नीलाम किस भाषा का है, तो भी आपको पुर्तगाली बताना है।
आपको बेटा नीलम पूछ ले, नीलम किस भाषा का है, तो पुर्तगाली के बताना है। आपको बेटा मिस्त्री पूछ ले, ठीक है, या आपसे मिस्त्री पूछ ले, नीलाम पूछ ले, ये सब किसके बताने बेटा, इसके बताने। या आपसे बेटा गोदाम पूछ ले, क्या पूछ ले बाल को आपसे, गोदाम पूछ ले। या आपसे अनानास पूछ ले, क्या पूछ ले बेटा, अनानास पूछ ले। काजू पूछ ले आपसे, क्या पूछ ले बाल को आपसे, काजू पूछ ले। या आपसे बेटा किशमिश पूछ ले, क्या पूछ ले, किशमिश पूछ ले, किशमिश पूछ ले आपसे। तो ये सब के सब जो बेटा है खाने पदार्थ वाली जो चीजें होती हैं सारी के सारी ये इसमें ही रखी जाती हैं। तो ये आपको याद रखना। अलमारी पूछे तो ये पुर्तगाली भाषा का है, पुर्तगाली अर्थात विदेशी भाषा माने जाते हैं, ठीक है। पिस्तौल भी पुर्तगाली भाषा का है बेटा। कर्नल पूछ ले, या बेटा कनस्तर भी पूछ ले, कनस्तर किस भाषा का है, तो कनस्तर भी आपका बेटा विदेशी में पुर्तगाली भाषा के माने जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि अलमारी शब्द किस प्रकार का है। तो आप सभी को बताना बेटा कौन सा, विदेशी भाषा का। देशज आप सब जने जानते हो बेटा, देशज किसे कहते हैं। देशज का मतलब होता है बेटा जो देश में जन्मे, तो देश प्लस के जैसे मिलकर बना है, जिनका जन्म क्या हुआ बेटा, देश में हुआ हो। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि एक परिभाषा आती है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है कि जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें भी क्या कहा जाता है। तो याद रखना बेटा कि जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता, अगर पूछे कभी आपसे कि जिन शब्दों की उत्पत्ति का, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता, उत्पत्ति का पता नहीं चलता, पता नहीं चलता, तो उन्हें भी बाल को हम क्या कहते हैं, याद रखना। कभी भी अगर पूछे कि जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं देशज, अर्थात जो देश में ही जन्मे हो, क्योंकि इन शब्दों पर क्षेत्रीय भाषा का क्या रहता है बेटा, प्रभाव रहता है। अब देखो हमारे भारत में जन्मे ऐसे शब्द है, क्योंकि मान लो किसने रख दिया पता नहीं चलता है, तो कौन कौन से याद रखना देशज में। आपसे पूछेगा लोटा किस भाषा का है, तो बेटा आपको देशज बताना है। आपसे पूछेगा जूता किस भाषा का है, तो आपको देशज बताना है। आपसे पूछेगा बेटा पगड़ी किस भाषा का है, तो आपको देशज बताना है। आपसे पूछेगा बेटा तेंदुआ किस भाषा का है, तो तेंदुआ भी आपका बेटा देशज ही बताना है। आपसे पूछेगा बेटा खिचड़ी किस भाषा का है, तो बाल को आपको खिचड़ी भी देशज ही बताना है, ठीक है। अंगोछा पूछ ले तो ये लोटा, जूता, पगड़ी, तेंदुआ, खिचड़ी, ये बेटा अगर कभी आपसे पूछेगा तो आप सभी को बताना है देशज भाषा के शब्द है, ठीक है। तत्सम ये बताऊंगा अभी आगे आपको मिलेंगे, ठीक है। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा लेकर चलेंगे, ऐसे नहीं कि एक साथ ही आपको पूरा भंडारी दे दो बेटा, क्योंकि प्रैक्टिस हमें कई सारी करनी है, तो यहाँ पर आप अच्छी तरीके से वो सारी चीजें कवर करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कि अलमारी किस भाषा का, विदेशी में आपका पुर्तगाली भाषा का, कौन कौन से मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान से देखना। रघुवंश के रचयिता कौन है। अब बताइए बेटा, सबसे मोस्ट रचना है और ये किसकी रचना है, ये आप सभी को सोचना है और इसका जवाब देना है कि रघुवंश के रचयिता कौन है, ठीक है। तो बताइए बेटा सब जने क्या होगा इसका आंसर कि रघुवंश किसने लिखी है। तो आप सभी ने इसका आंसर बताया होगा, क्या बताया होगा बेटा कि रघुवंश कालिदास की है, तुलसीदास की है, भवभूति की है, श्रीधर की है। तो आप सभी ने इसका आंसर बताया होगा कि सर जो रघुवंश है ये रघुवंश आपकी है कालिदास की। किसकी है बेटा, कालिदास की रचना है। इसका ए ऑप्शन आपका सही होगा बेटा, जिसने भी ए ऑप्शन लगाया होगा वो सही आंसर होगा। अगर पूछे रघुवंश किसकी रचना है तो आप सभी को बताना है कालिदास की, ठीक है। क्योंकि अगर बात करें ना बेटा यहाँ पर कालिदास की, तो यहाँ पर इनकी बहुत सारी जो मेन जो रचनाएं मानी जाती है मुख्य, तो वो 7 ही रचना मानी जाती है, ठीक है, जो मोस्ट रचना है कालिदास की। बात करेंगे बेटा तो अगर आपसे पूछे रघुवंश, ठीक है, तो रघुवंश भी आपका कालिदास का बेटा। या आपसे पूछे बेटा कुमार संभव, अगर पूछे कुमार संभव किसकी है, तो कुमार संभव भी आपसे पूछे तो बेटा किसकी बतानी है, कालिदास की बतानी है, ठीक, कुमार संभव। अब एक चीज और याद रखना बेटा, ये रघुवंश और जो कुमार संभव है ना, ये कालिदास का क्या माना गया है, एक महाकाव्य माना गया है। क्या माना गया है बेटा, ये महाकाव्य माना गया है, ठीक है। तो कभी अगर पूछे कि रघुवंश महाकाव्य है, खंड काव्य क्या है, या कुमार संभव क्या है, तो आपको बताना बेटा क्या, महाकाव्य ही आपको बताना है। ये बात आपको याद रखनी है अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे बात करें तो बेटा और भी है, जैसे मान लो मैं अगर कहूँ आपसे
आपसे पूछेगा कि बड़ी मोस्ट रचना है अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम अगर आपसे पूछे किसकी रचना है, ठीक है। या बच्चों आपसे पूछे कि भाई विक्रम, विक्रम उर्वश्यम अगर पूछे ये किसकी रचना है, तो भी ये कालिदास की बतानी है। या बेटा आपसे पूछे मालविक आग्नि मित्रम पूछे, तो बेटा ये भी मित्रम, ये भी बाल को किसकी बतानी है, आपको कालिदास की ही बतानी है। और बेटा ये तीनों के तीनों अगर की बात करें तो ये इनके क्या है, एक नाटक है, ये क्या है बेटा, एक नाटक है। और इनकी बात करें तो रघुवंश कुमार संभव इनका क्या महाकाव्य। ध्यान से सुनना बेटा, तो अभिज्ञान शकुंतलम वेरी मोस्ट रचना है, विक्रम उर्वश्यम या मालविकी अग्निमित्रम ये भी बेटा आपकी कालिदास की रचना है, ठीक है ना। और बात करें बेटा इनके दो खंड काव्य भी हैं, अगर बात करें आपसे तो खंड काव्य, तो अगर खंड काव्य की अगर बात करें बेटा तो याद रखना तुमने सुना होगा मेघदूत, अगर मेघदूत भी बात करेंगे तो मेघदूत भी एक कालिदास की रचना है। और साथ में एक तुमने सुना होगा बेटा आपका ऋतु संहार, ऋतु संहार, तो ऋतु संहार भी बेटा ये कालिदास की ही है। और ये इनके क्या माने जाते हैं, खंड काव्य माने जाते हैं। अच्छी तरीके से बेटा नोट कर लेना, ये आ सकते हैं बहुत मोस्ट रचना कालिदास की, तो रघुवंश कुमार संभव, ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम विक्रम वर्ष्य ये सब आपकी कालिदास की रचना है। जबकि बेटा तुलसीदास की अगर बात करें मैं आपसे, तो तुलसीदास की कौन कौन सी आती है, तो याद रखना तुलसीदास की तुमने नाम सुना होगा रामचरितमानस, क्या सुना होगा बेटा, रामचरितमानस। तो रामचरितमानस बेटा अगर बात करें तो ये तुलसीदास की है बेटा। विनय पत्रिका अगर आपने सुना होगा तो विनय पत्रिका, विनय पत्रिका भी बेटा किसकी है, विनय पत्रिका ये बेटा तुलसीदास की है। पार्वती मंगल, पार्वती मंगल पूछेगा तो ये तुलसीदास की बतानी है बेटा आपको, पार्वती मंगल। या बाल को आपसे जानकी मंगल पूछे, जानकी, जानकी मंगल पूछे, या बाल को आपसे क्या पूछे, जानकी मंगल, ये तो पार्वती हो गया। या आपसे बाल को उसने पूछ लिया कि बताइए जानकी मंगल किसकी है, तो जानकी मंगल भी आपको इन्हीं की बतानी है, ठीक है। और भी है, जैसे मान लो वो पूछने लगा आपसे बताइए कवितावली किसकी रचना है, तो कवितावली आपकी बेटा कालिदास की है। आपसे कह देगा बेटा कि गीतावली किसकी रचना है, तो गीतावली भी बाल को आपको कालिदास उसकी तुलसीदास की बतानी है, गीतावली भी। आपसे पूछ लेगा दोहावली किसकी है बेटा, तो दोहावली अगर पूछे आपसे तो दोहावली भी आपको बेटा किसकी बतानी है, तुलसीदास की बतानी है। आपसे कृष्णा गीतावली पूछे, कृष्ण गीतावली पूछे तो कृष्ण गीतावली भी अगर पूछेगा तो भी बेटा एक कालिदास की बतानी है, बहुत मोस्ट रचना है। और देखेंगे तो बेटा आपका रामलला, रामलला, रामलला मैथ्यू पूछे आपसे बेटा तो ये भी आपको किसकी बतानी है, तुलसीदास की बतानी है, ठीक है। उसके बाद अगर पूछे बेटा तो उनकी और भी है, जैसे बरबे रामायण, अगर बरबे रामायण पूछे आपसे बेटा तो बरबे रामायण, रामायण पूछे आपसे तो भी ये काली तुलसीदास की बतानी है। या आपसे बेटा वैराग्य संदीपनी, वैराग्य संदीपनी पूछे कि वैराग्य संदीपनी किसकी है, तो वैराग्य संदीपनी भी बेटा इन्हीं की बतानी है, ठीक है। या हनुमान चालीसा पूछे बेटा आपसे, हनुमान चालीसा पूछे तो हनुमान चालीसा भी बाल को आपको हनुमान चालीसा भी पूछेगा तो इन्हीं की बतानी है, ठीक है। तो नोट कर लेना बेटा। देखो मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं ना बेटा, अगर आप इन्हें अच्छी तरीके से नोट कर रहे हो पढ़ रहे हो तो उम्मीद करता हूं आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप बस हर एक वीडियो को ध्यान से समझना, नोट करते रहना। ये सब किसकी है बेटा, तुलसीदास की, और ये सब किसकी बेटा, कालिदास की रचना है। ये जो आपका रामचरितमानस है ना बेटा, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लो। ये रामचरितमानस जो लिखा हुआ है बेटा ये अवधी भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है, अवधी भाषा में लिखा हुआ है। और ये बेटा एक महाकाव्य है, क्या बाल को, एक महाकाव्य है, बहुत पूछा जाता है, मोस्ट रचना है। और इसे पूरा करने में तुलसीदास को बेटा 2 वर्ष पूछ लेता, कभी 2 वर्ष 7 माह और बेटा कुल मिलाकर 26 दिन लगे थे, ठीक है। ये डाटा आपको याद रखना है कि 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन ये रामचरितमानस को लिखने में समय है। और इसमें अगर पूछे आपसे कि बताइए इसमें कांड कितने हैं, तो याद रखना जो रामचरितमानस है ना बेटा, इसमें आपके 7 कांड थे। कितने कांड थे बेटा, इसमें 7 कांड थे। 7 कांड का मतलब ये हो जाता है कि जो इन्होंने राम का पूरा परिचय दिया था वो 7 अध्याय या 7 कांडों में करा था, ठीक है। वो लिख देता हूं बेटा कौन कौन से। अगर पूछे आपसे पहला कांड क्या है तो आप सभी को बताना, पहला कांड था आपका बालकांड।
जो इनका सबसे बड़ा कांड माना जाता था। दूसरे कांड की बात करें तो दूसरा है बेटा अयोध्या कांड। कौन सा बालको? अयोध्या कांड, ये बात आपको याद रखनी है। तीसरे कांड की अगर बात करें बेटा तो तीसरा है आपका बेटा अरण्य कांड, ये भी आपको याद रखना, अरण्य कांड, ठीक है। और बात करें आपसे बेटा चौथा तो वो है आपका किष्किंधा कांड, और ये किष्किंधा कांड सबसे छोटा कांड माना जाता था, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो किष्किंधा कांड हो गया। और पांचवा हो गया बेटा आपका सुंदर कांड। कौन सा हो गया बालको? सुंदर कांड हो जाएगा, सुंदर कांड हो जाएगा। सुंदर कांड के बाद छठा देखोगे तो बालको आपका लंका कांड हो जाएगा, लंका कांड हो जाएगा। और जो सातवां बचा ना बेटा, सातवां, उसे कहते हैं उत्तर कांड। क्या कहते हैं उसे? उत्तर कांड। ये बात आपको याद रखनी है अच्छी तरीके से। तो कुल मिलाकर बेटा जो रामचरितमानस है इसमें आपके 7 कांड थे। 7 कांड में अगर बात करें तो सबसे बड़ा कांड बाल कांड है, फिर अयोध्या कांड है, फिर अरण्य कांड है। बाल कांड में इनके बचपन का इन्होंने वर्णन करा, अयोध्या कांड में पूरे अयोध्या का वर्णन करा, राजा महाराजाओं का। अरण्य कांड में बेटा बात करें तो अपने वन, जब ये वन चले गए थे 14 वर्ष के वनवास में, वहां का जिक्र है। किष्किंधा कांड में जब सीता जी का अपहरण हो गया था, रावण लेकर चला गया, तो उसका वर्णन है। सुंदर कांड की अगर बात करें बेटा तो जब वे वहां पर सुंदर जब वाटिका में गए थे उसका वर्णन है। लंका कांड जब पूरा लंका में पहुंच चुके थे। उत्तर कांड युद्ध लड़ने के बाद जब वे आ चुके थे, सारा वर्णन इसमें है। तो ये मैंने आपको अच्छी तरह बता दिया, आपको याद रखना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीजें पसंद में आ गई होगी। जबकि ये भवभूति की अगर बात करें बेटा आपसे, भवभूति जो है बेटा आपके, ये भवभूति की अगर बात करें तो इनकी कौन कौन सी रचना आती है? तो जैसे उत्तर रामचरित, अगर उत्तर रामचरित पूछे ना आपसे बेटा कि बताइए उत्तर रामचरित, उत्तर रामचरित किसकी है? तो बेटा ये भवभूति की है, ठीक है। या आपसे महावीर चरित पूछे तो ये भवभूति की है बेटा। या आपसे बेटा मालती माधव पूछे तो मालती माधव भी आपकी बेटा किसकी है? भवभूति की। तो ये लिख लेना बेटा नोट करके। लेकिन भवभूति आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन समय का कुछ नहीं पता कब क्या पूछ ले बेटा। तो उत्तर रामचरित भवभूति की है, महावीर चरित आपकी भवभूति की है, और मालती माधव भी आपकी भवभूति की है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे चारों ऑप्शन, अच्छी तरह से नोट कर लेना बेटा, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको जब लो बेटा पेपर नहीं होगा, इसी विस्तार के साथ आपका रिवीजन करवाता रहूंगा, और गारंटी के साथ अगर आप मेहनत से पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन बाहर नहीं जाए, ठीक है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। और अगला क्वेश्चन क्या है जरा बेटा यहाँ पर ध्यान से देखना सब जने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दंत का तद्भव रूप क्या होगा? कि बताइए कि दंत का तद्भव रूप क्या होगा। और आप सभी को जानकारी होनी चाहिए बेटा कि जो दंत है ये तद्भव है, और इसका मतलब ये तत्सम शब्द है। दंत क्या है बेटा? दंत एक तत्सम है, और हमें निकालना है इसका बेटा क्या? तद्भव। तो आप सभी को जानकारी होनी चाहिए कि अगर बात करें दंत की तो दंत का तद्भव होता है बालको आपका, दंत तत्सम है, और इसका तद्भव होता है बालको आपका दांत। क्या होता है बालको? आपका दांत होता है, ये बात याद रखना। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम का मतलब होता है तत् प्लस सम। ये तत्सम वर्ड जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस के सम, अर्थात तत् का मतलब होता है बेटा उसके, और सम का अर्थ होता है समान। संस्कृत के समान शब्दों को ही तत्सम शब्द कहा जाता है। अर्थात संस्कृत के जो मूल शब्द होते हैं जिनका केवल एक अर्थ होता है उन्हीं को ही तत्सम शब्द कहा जाता है। या एक इसकी परिभाषा बड़ी मेन है जो पूछी जाती है कि संस्कृत के वे शब्द जिन्हें जो का त्यों प्रयोग में लाते हैं। अगर ये परिभाषा देके पूछे कि संस्कृत के वे शब्द जिन्हें जो का त्यों प्रयोग में लाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो बालको उन्हें भी तत्सम शब्द कहा जाता है। और जब तत्सम को हमने बदल दिया, इसका विकृत रूप कर दिया, जब तत्सम जब तत्सम शब्द चलते थे, उसके बाद अगर भाषाओं का क्रम देखोगे तो वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, फिर उसके बाद आपकी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अभट्ट, प्राचीन हिंदी, मध्यकाल हिंदी, आधुनिक हिंदी, तब जाकर ये आपका तद्भव रूप बना है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि तत्सम का विकृत रूप आपका तद्भव कहलाता है, और संस्कृत का समान रूप आपका तत्सम कहलाता है। तो इसलिए दंत का बेटा क्या हो जाएगा? आपका दांत। मान लो अगर पूछन लगा कि बताइए अक्षर का बेटा तद्भव क्या होता है, या आपसे पूछन लगा एकार्य का क्या होता है, या आपसे पूछन लगा कदली का क्या होता है, ठीक है, या तुमसे पूछन लगा लवंग का क्या होता है, ठीक है,
या तुमसे पूछने लगा कृत्य गृह का क्या होता है, ठीक है बेटा, क्या पूछने लगा आपसे कृत्य गृह का क्या होता है, या आप बेटा आपसे पूछ लिया उसने कि अक्षी का क्या होता है तद्भव, ठीक है, या उसने पूछ लिया अक्षवाट का क्या होता है, अक्षवाट का। तो ये मोस्ट आपको लिखवा रहा हूं बेटा, तो ध्यान में रुकना सब जने। अगर कभी अक्षर का पूछे क्या होता है, कृत्य गृह का पूछे क्या होता है, या अक्षवाट का पूछे बेटा क्या होता है, तो आप गलत मत करना। अक्षर एक तत्सम है और इसका तत्व बेटा आपका आखर होता है। क्या होता है? आखर। आखर कह दो या बेटा आप इसे अक्षर कह दो, ठीक है। ये अर्ध तत्सम में आता है। ये किस में आता है बेटा? अर्ध तत्सम में आता है इसका, और ये पूरा आपका तद्भव होता है, ठीक है। अकार्य का बेटा एकाज होता है तद्भव, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। कदली का बेटा केला होता है, ये बात आपको याद रखनी है। जबकि लवंग का बेटा लोंग होता है तद्भव, ये बात आपको याद रखनी है। कृत्य गृह का बेटा कचहरी होता है, कचहरी, ये बात आपको याद रखनी है, कचहरी। अक्षी का बेटा आंख होता है तद्भव, ये भी चीज आपको याद रखनी है। अक्षवाट का बेटा अखाड़ा होता है। क्या होता है बालकों? अखाड़ा, ये भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो दंत का दांत हो गया, अक्षर का आखर, या अक्षर हो जाएगा, ठीक है। ये अकार्य का तद्भव एकाज होता है, कदली का केला होता है, लवंग का लौंग होता है, ठीक है। जबकि अगर मान लो उसने पूछा कि बताइए आमलक का क्या 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 होता है, आमलक का तद्भव क्या होता है, या पूछने लगा अम्लिका का तद्भव क्या होता है, अम्लिका का, या पूछने लगा बताइए चोर का तद्भव क्या होता है, चोर का, ठीक है। या पूछने लगा स्थानक का तद्भव क्या होता है, स्थानक का, स्थानक का पूछने लगा क्या होता है। या मान लो उसने पूछा उपाध्याय का तद्भव क्या होता है बालको, उपाध्याय का, तो ये भी गलती मत करना। आमलक का बताना है आपको, आमला, क्या बताना बेटा? आमला। आमलक का तद्भव आमला होता है। अम्लिका का आपको बताना है बेटा इमली, अम्लिका का तद्भव इमली होता है। चोर का पूछेगा तो बालको आपको चोर बताना है। स्थावर का पूछेगा स्थानक का, तो बेटा आपको थाना बताना है। और उपाध्याय का पूछेगा तो आपको उपाध्याय का ओझा बताना है। क्या बताना बालको? ओझा। जैसे मान लो उसने पूछा आदित्यवार का क्या होता है, आदित्यवार का बताइए, तो बेटा आदित्यवार का इतवार होता है। क्या होता है आदित्यवार का? आदित्यवार का इतवार होता है, ठीक है। तो ये नोट कर लेना बेटा, कुछ अलग से मोस्ट है। तो समझ में आ गया बेटा कि दंत का तद्भव रूप आपको क्या बताना है? दांत बताना है। चलिए बेटा, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते बेटा, स्क्रीनशॉट ले लेना या बेटा इसे आप अच्छी तरह कर लेना। 20 क्वेश्चन जल्दी जल्दी हमें करने हैं। चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, तो यहाँ लिखा हुआ कि कुमाऊं शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। तो कुमाऊं की अगर बात करें बेटा, क्या व्यक्तिवाचक है, वो जातिवाचक है, या व्यक्तिवाचक है, या आपकी भाववाचक है, द्रव्यवाचक है? तो बताओ सब जने। तो बेटा आप सभी ने लगाया होगा, उम्मीद करता हूं कि कुमाऊं जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बी ऑप्शन आपने लगाया हुआ। कुमाऊं कैसी संज्ञा है? तो तुमने लगाया होगा बेटा कुमाऊं एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होती है कि जिस संज्ञा शब्द से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध होता है, उसी को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। केवल जहां एक का जिक्र हो बेटा, जहां केवल एक का जिक्र हो, जैसे मैं आपसे कहूं 1 मिनट के लिए। और जातिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं कि जहां एक ही प्रकार की सभी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध होता है, उसी को हम क्या कहा जाता है बेटा? जातिवाचक। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं बेटा, एक तरफ मैं लिख रहा हूं यहां पर बेटा जातिवाचक, और एक तरफ लिख रहा हूं बेटा यहां पर हमें व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, ठीक है। जैसे कुमाऊं है, कुमाऊं एक विशेष एक स्थान है, इसलिए व्यक्तिवाचक है। लेकिन जैसे मैं आपसे कहूं 1 मिनट के लिए कि क्या नदी कहने से एक नदी का बोध होगा? क्या मुझे बताओ महीना कहने से एक महीने का बोध होगा? क्या मुझे बताओ दिन कहने से एक दिन का बोध होगा? क्या मुझे बताओ पहाड़ कहने से एक पहाड़ का बोध होगा? क्या मुझे बताओ त्योहार कहने से एक त्योहार का बोध होगा? ठीक है। या मुझे बताओ क्या यहाँ पर भाई मैं आपसे कहूं महीना, दिन, या मैं आपसे कहूं बेटा यहाँ पर कि मुझे बताओ क्या देश कहने से एक देश का बोध होगा? ठीक है। या स्थान कहने से क्या तुम्हें लगता है कि एक ही स्थान का बोध होगा? तो अगर एक का बोध हो रहा है इन्हें सब कहने से, अगर तुम्हें लग रहा है यहां से सब कहने से एक का बोध हो रहा है, तो वो व्यक्ति बन जाएगा। नहीं हो रहा तो वो आपका फिर व्यक्ति जाति बनेगा। अब देखो, क्या तुम्हें लगता है कि नदी कहने से एक ही नदी का बोध होता है? बताइए बेटा। भाई नदी तो कहने से तो कई सारी नदियां आती है, लेकिन नदी में कह दूं मैं आपसे बाल को यहाँ पर गंगा, नदी में कह दूं मैं बाल को यहाँ पर यमुना,
नदी में मैं कह दूं बेटा यहाँ पर आपका गंगा यमुना या सरस्वती, तो आप मुझे बताओ सब जने बेटा, गंगा यमुना सरस्वती कहने से अब कह सकते हो कि गंगा कहने से केवल एक का बोध है, यमुना कहने से एक का बोध है, सरस्वती कहने से एक का बोध है, जबकि नदी कहने से एक का बोध नहीं है। नदी में तो कैसे, ये सारी गंगा यमुना सरस्वती ये सब क्या है, नदी है। तो जब एक ही प्रकार की सभी का बोध हो वो जाती है, और जब एक का बोध हो आपकी व्यक्ति है। जैसे महीना है, लेकिन महीना में मैं आपसे कह दूं बेटा यहाँ पर जनवरी, महीने में मैं आपसे कह दूं बेटा जनवरी, महीने में मैं आपसे कह दूं बाल को यहाँ पर फरवरी, फरवरी, महीने में मैं आपसे कह दूं बाल को यहाँ पर मार्च। तो आप मुझे बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि अब जनवरी कहने से कहीं जनवरी का बोध है? नहीं है। लेकिन महीना कहने से कहीं महीनों का बोध है, तो महीना जातिवाचक है, जनवरी और ये सब आपकी व्यक्तिवाचक है। दिन कहने से कई दिन का बोध है, लेकिन दिन में मैं आपसे कह दूं सोमवार, दिन में मैं आपसे कह दूं मंगलवार, मंगलवार, दिन में मैं आपसे कह दूं बाल को बुधवार, किसकी बात करूं मैं यहाँ पर, बुधवार की। तो भाई ये सब क्या बन जाएगा आपका व्यक्तिवाचक। पहाड़ कहने से एक पहाड़ का बोध नहीं है, लेकिन मैं आपसे कह दूं हिमालय, तो हिमालय कहने से एक हिमालय का बोध है, तो ये व्यक्ति है, जबकि पहाड़ क्या बन जाएगा बेटा, जाति। त्योहार कहने से एक त्योहार का बोध नहीं है, लेकिन मैं होली कह दूं, मैं दशहरा कह दूं, दशहरा कह दूं, मैं आपसे ईद कह दूं, तो ये कहने से केवल एक का बोध है, होली एक है, दीपावली एक है। तो त्योहार सभी में आते हैं, तो ये जाती है। देश कहने से किसी एक देश का नाम नहीं है, लेकिन मैं कह दूं भारत, मैं कह दूं चीन, मैं कह दूं बाल को यहाँ पर अमेरिका, तो भारत और चीन अमेरिका कहने से केवल आपका एक ही देश का बोध होता है, तो ये व्यक्ति है, जबकि वो जाती है। स्थान कहने से किसी एक का बोध नहीं है, लेकिन मैं आपसे कह दूं उत्तराखंड, उत्तराखंड कह दूं बेटो, तो उत्तराखंड एक विशेष स्थान है, एक का बोध हो रहा है। मैं उत्तर प्रदेश कह दूं या यूपी कह दूं, महाराष्ट्र कह दूं, ये सब एक है। तो व्यक्तिवाचक वो है जो कहा, जो केवल एक को दर्शाए, जहां से केवल एक का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं, और जिसे लगे कि एक ही प्रकार की सभी का बोध हो वो जातिवाचक। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा बेटा कि व्यक्तिवाचक कुमाऊं एक विशेष स्थान का, तो यहाँ पर आ जाएगा व्यक्तिवाचक। आगे चलते बेटा अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए सब जने बेटा, कि कोई नहीं जानता कि वह कहां गया। इसमें कोई नहीं जानता कि वह कहां गया, वाक्य में कहां कौन सा, वाक्य में कहां कौन सा, ये पूछ रहा है। कोई नहीं जानता कि वह कहां गया, वाक्य में कहां कौन सा सर्वनाम है। तो आप मुझे बताओ, ये जो कहां है बालको, ये कहां, ये कौन सा सर्वनाम है? तो आप कहोगे कहां जो है ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्या सर्वनाम है आपका? प्रश्नवाचक सर्वनाम बालको। कैसा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो हाँ, कैसा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका? प्रश्नवाचक सर्वनाम। गलती मत करना, करिए सब जने बेटा। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या बनेगा आपका? प्रश्नवाचक सर्वनाम बनेगा, ठीक है। कि कोई नहीं जानता कि वह कहाँ है, कहाँ गया है। तो ये चीज आपको याद रखनी है बेटा कि ये जो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है ना, तो जिस सर्वनाम से प्रश्न करने का बोध होता है, याद रखना, जिस सर्वनाम से बेटा प्रश्न करने का बोध होता है, अरे कहाँ गया अभी, जिस सर्वनाम से प्रश्न करने का बोध होता है, प्रश्न करने का बोध होता है, करने का बोध होता है, बोध होता है, उसी को बाल को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है, ठीक है। बालो जहां भी तुम्हें लगे भाई कौन कौन से आते हैं, जैसे कहाँ का प्रयोग है प्रश्नवाचक में करते हैं, क्या का प्रयोग प्रश्नवाचक में करते हैं, ठीक है, और कहाँ का, क्या का, ठीक है। उसके बाद भाई कौन का प्रयोग भी हम प्रश्नवाचक में करते हैं, ठीक है, और क्यों का प्रयोग भी बेटा हम प्रश्नवाचक में करते हैं, और बेटा आपका किस लिए का प्रयोग भी बाल को हम प्रश्नवाचक सर्वनाम में करते हैं। और इनकी खासियत बात ये होती है बेटा, जब ये प्रश्नवाचक सर्वनाम पूछा जाता है, अगर मान लो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम ही पूछना होता है ना, तो वो वाक्य के अंत में वहां प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देता है। क्या लगा देता है बेटा? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देता है। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक थी बेटा, यहाँ लगाया नहीं था, लेकिन यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है बेटा। तो समझ में आ गया, कोई नहीं जानता कि वह कहाँ है। जब आपको लगे जिस वाक्य में प्रश्न करने का बोध होता है उसी को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कहाँ का प्रयोग बेटा स्थान में, स्थान के लिए आता है, और बेटा क्या का प्रयोग कोई निर्जीव वस्तु के लिए आता है, कौन का प्रयोग बेटा यहाँ पर किसी सजीव के लिए आता है, और क्यों का प्रयोग कोई कारण के लिए, और किस लिए का प्रयोग बेटा किसी कारण के लिए ही आता है, ठीक है। चलिए, तो समझ में आ गया।
तो छठा क्वेश्चन भी हुआ कि कोई नहीं जानता कि वह कहाँ है, तो इसमें आंसर बनेगा आपका ए ऑप्शन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते बेटा। अगला क्वेश्चन कहता है कि अधिक बुद्धिमान छात्र। यहां आपको बताना बेटा कि अधिक किस प्रकार का विशेषण है। बताइए बेटा सब जने कि इसमें अधिक किस प्रकार का विशेषण है, कि आपका परिमाणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक है या अंतर विशेषण है। तो मैं आपको बताऊं बेटा, अगर आपने आंसर लगाया होगा डी ऑप्शन, तो ये आंसर आपके लिए सही होगा ना, वरना और कोई भी ऑप्शन आपका इसमें सही नहीं होगा अगर उसने अधिक पूछा है तो। अब ये बेटा अंतर विशेषण होता क्या है, याद रखना, अंतर विशेषण वही है जिसे हम प्रविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्रविशेषण कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं, ठीक है। और ये जो प्रविशेषण को बेटा अंतर विशेषण कहा था, ये पंडित कामता प्रसाद गुरुजी ने कहा था। किसने कहा था? पंडित कामता प्रसाद गुरुजी ने कहा था बेटा, जिन्हें हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? हिंदी का पाणिनि कहा जाता है, हिंदी का पाणिनि कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने ही प्रविशेषण को अंतर विशेषण की बेटा संज्ञा दी थी। दूसरी बात, ये प्रविशेषण क्या होता है? प्रविशेषण बेटा जब विशेषण और क्रिया विशेषण की विशेषता बताई जाए। एक तो होता है बेटा कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला, आप सभी को पता है कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला तो विशेषण होता है, और क्रिया की विशेषता बताने वाला क्रिया विशेषण होता है। अब जब विशेषण की ही और क्रिया विशेषण की ही विशेषता बताई जाती है ना, तब कहा जाता है उसे प्रविशेषण, या उसको कहा जाता है अंतर विशेषण। तो याद रखना, प्रविशेषण जो होता है ये विशेषण और साथ में बेटा किसकी? क्रिया विशेषण की विशेषता बताने का काम करता है। किसकी बताने का? क्रिया विशेषण की विशेषता बताने का काम करता है। जब आपको लगे कि कोई ऐसा शब्द है जो विशेषण की ही और क्रिया विशेषण की विशेषता बता रहा हो, वही आपका प्रविशेषण होता है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा हुआ था अधिक बुद्धिमान छात्र। अब आप मुझे बताओ सब जने, यहाँ अधिक जो बुद्धिमान छात्र लिखा हुआ है, बुद्धिमान छात्र, तो आप खुद सोचो बालकों यहाँ पर कि छात्र की क्वालिटी या छात्र की विशेषता क्या है, तो तुम कहोगे सर बुद्धिमान। तो ये तो हो गया बेटा आपका विशेषण, ये क्या हो गया? विशेषण। लेकिन जब विशेषण और क्रिया विशेषण में इससे पहले अधिक, कम, न्यून ये बता दिया जाता है, विशेषण की विशेषता बताने के लिए जब उससे पहले अधिक और कम और बढ़ आ जाता है, जैसे बुद्धिमान में भी कितना है बेटा? वो अधिक है। इसका मतलब ये हो गया कि विशेषण में भी, अर्थात विशेषण की ही विशेषता बता रहा है क्या यहाँ पर? ये अधिक, तो ये कहलाएगा आपका प्रविशेषण। क्या कहलाएगा बालकों यहाँ पर? ये प्रविशेषण कहलाएगा। याद रखना, जब किसी विशेषण या क्रिया विशेषण से पहले अगर तुम्हें लगे कोई शब्द ऐसा आ रहा है जो विशेषण की अधिकता व न्यूनता के बारे में बताया जाता है, तो वो आपका प्रविशेषण में ही काउंट होता है। और प्रविशेषण को बेटा अंतर विशेषण भी कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर डी था। ये कहा किसने था? पंडित कामता प्रसाद गुरुजी ने कहा था। ये बात आपको याद रखनी है। जैसे मान लो मैं आपसे कह दूं कि रमेश बहुत तेज दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है। तो बाल को आप खुद सोचो, यहाँ पर रमेश बहुत तेज दौड़ता है, यहाँ दौड़ता कैसे? तेज। अब ये क्रिया की विशेषता है, दौड़ने की विशेषता क्या है बेटा? तेज। तो क्रिया की विशेषता बताने वाला तो क्या होता है? क्रिया विशेषण। तो ये तो बाल को क्या हो गया आपका? क्रिया विशेषण हो गया। अब आप मुझे सब बताओ, इस क्रिया विशेषण में भी जब अगर इससे पहले अधिकता और न्यूनता के बारे में बता दे तो वो प्रविशेषण है। तो क्रिया विशेषण में कितना दौड़ता है? वो बहुत। तो ये दर्शाएगा आपका प्रविशेषण। क्या दर्शाएगा बाल को? आपको प्रविशेषण दर्शाएगा। जब विशेषण व क्रिया विशेषण की विशेषता बताई जाए तो वह प्रविशेषण कहलाता है। जैसे मैं आपसे कह दूं भाई, राजेश बहुत सुंदर लड़का है। राजेश बहुत सुंदर लड़का है। तो आप मुझे बताओ बेटा, अब ये सुंदर किसकी विशेषता बता रहा है? तुम कहोगे भाई लड़के की। लड़के में कौन है? राजेश। तो ये सुंदर तो बाल को हो गया विशेषण। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि सुंदर बाल को ये क्या हुआ? विशेषण। और विशेषण से पहले और अधिक न्यून बता दिया जाए तो ये बहुत क्या बन जाएगा आपका? प्रविशेषण। क्या बन जाएगा बाल को? प्रविशेषण। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि प्रविशेषण और अंतर विशेषण क्या होता है। कभी भी अगर प्रविशेषण का क्वेश्चन बने तो गलती मत कर, ठीक है बेटा। तो आंसर इसका क्या हुआ बेटा? आपका डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते बेटा। और अगला क्वेश्चन कहता है कि उसने दूध उबाल दिया, इसमें प्रयुक्त क्रिया कौन सी है? बताइए बेटा। उसने दूध उबाल दिया,
कह रहा है कि सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, भाववाचक क्रिया या आत्मवाचक क्रिया, बताइए जरा कौन सी है। अब आप मुझे बताओ, उसने दूध उबाल दिया, इसमें क्रिया कौन सी होगी? तो आप कहोगे सर उसने दूध उबाल दिया, इसमें क्रिया जो होगी वो आपका ए ऑप्शन, जिसे हम कहते हैं बेटा सकर्मक क्रिया। क्या होगी बेटा? इसमें सकर्मक क्रिया होगी। इसका रीजन क्या होता है कि देखो, सकर्मक क्रिया का मतलब होता है कि जिस क्रिया के साथ बेटा क्या होता है, कर्म होता है। स का मतलब साथ में, कर्म का मतलब कर्म। तो सकर्मक जो क्रिया है वो किसे कहते हैं बेटा? जिस क्रिया के साथ क्या होता है बेटा? कर्म होता है, उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? सकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे उसने कहा कि उसने दूध उबाल दिया, उसने दूध उबाल दिया, क्या उबाल दिया बेटा? दूध उबाला, उबाल दिया है नहीं, उसने दूध उबाल दिया। अब आप मुझे बताओ सब जने, ये उसने तो करता हो गया, क्रिया करने वाला, उबाल दिया ये क्या है? एक क्रिया है। अब उबाल दिया में उसने क्या उबाल दिया? ये जो क्या का अर्थ निकला ना, ये क्या का अर्थ क्या निकला यहाँ पर? दूध। और जब क्रिया से क्या का अर्थ निकलता है वो कर्म होता है, और जहां कर्म होगा वो आपकी सकर्मक क्रिया होगी। जैसे भाई मैं आपसे कहता हूं राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है बालको, राम पुस्तक पढ़ता है। या मैं आपसे कह दूं भैया राधा, राधा पत्र लिखती है, राधा पत्र लिखती है, राधा पत्र लिखती है, ठीक है। राम पुस्तक पढ़ता है, राधा पत्र लिखती है। वह, वह कपड़ा खरीदता है, वह कपड़ा खरीदता है, खरीदता है, वह कपड़ा खरीदता है। अब यहां से देख लो बेटा, ये राम और राधा और वह, ये तो बाल को करता हो गया आपके, बताओ, ये तो करता हुए। अब पढ़ता, लिखती, खरीदता, ये सब क्रिया होगी। बीच में क्या बता? पुस्तक, पत्र और कपड़ा। अगर ये कर्म हुए तो आपकी सकर्मक क्रिया है। और कर्म निकालने के लिए आप क्या से जवाब निकालो? क्रिया से। अगर क्रिया से क्या का जवाब आपका निकल रहा है तो वो आपका कर्म होगा, और जब बाल को कर्म होगा उसी को कहा जाता है सकर्मक क्रिया। कि राम पुस्तक पढ़ता है, क्या पढ़ता है बाल को? तुम कहोगे पुस्तक। क्या लिखता है बाल को? तुम कहोगे पत्र। क्या खरीदता है बाल को? तुम कहोगे कपड़ा। और क्या के अर्थ में आ रहे हैं? तो ये सब के सब बेटा आपकी सकर्मक क्रिया होंगी, क्योंकि यहाँ पर कर्म है। क्योंकि क्या के अर्थ में जो आएगा वो कर्म का ही काम करेगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। तो ये ऑप्शन इसका सही है बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए सब जने बेटा। अगला क्वेश्चन कहता है कि वह यथाशीघ्र पहुंच गया। इसमें यथाशीघ्र कौन सा पद है? अब आप मुझे बताओ, वह यथाशीघ्र पहुंच गया, यथाशीघ्र इसमें क्या है? संज्ञा है, क्रिया विशेषण है, विशेषण है, या आपका बेटा सर्वनाम है? बताओ जल्दी क्या है इसमें, कि वह यथाशीघ्र पहुंच गया, इसमें यथाशीघ्र कौन सा पद है? तो बताओ क्या लगाओगे? तो आप कहोगे सर इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा आपका बी ऑप्शन। क्या आएगा बालको? बी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यथाशीघ्र जो है ना बालको, ये जो यथाशीघ्र है, यथाशीघ्र जो है ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। किसकी बता रहा है? यथाशीघ्र जो विशेषता बता रहा है बेटा, ये यथाशीघ्र जो विशेषता बता रहा है वो क्रिया की विशेषता बता रहा है। कि वो कैसे पहुंच गया, जब क्रिया से कैसे का जवाब निकलता है तो वो क्रिया के होने के बारे में बताता है, किस ढंग से हो रही है। और ये क्रिया विशेषण में भी बेटा यथाशीघ्र जो है ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। कौन सा बेटा? आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। कौन सा बेटा? ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, गलती मत करना। कि जब क्रिया की विशेषता बताई जाए कि वह यथाशीघ्र पहुंच गया, पहुंच गया, ये पहुंचने की विशेषता है। कैसे पहुंच गया? यथाशीघ्र। तो इसलिए बेटा इसका आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन। अर्थात क्रिया की विशेषता बताने वाला क्रिया विशेषण ही कहलाता है। ठीक है बेटा, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, कुमाऊनी लोकोक्ति। ये कुमाऊनी लोकोक्ति है बेटा, इसका अर्थ बताना है। क्या अर्थ है बेटा? कि न्याय लगा ली तो फूली गे और सियान लगा ली तो झूली गे। का बताओ, इस लोकोक्ति कुमाऊनी की लोकोक्ति है, इसका आशय किससे? इसका अर्थ क्या होता है? कि योग्य संगति से लाभ और अयोग्य से हानि। क्या ये सही है? मूर्ख के पास जाना हानिकारक है। क्या ये सही है? सियाने के पास जाना लाभकारी है। क्या ये सही है? ज्ञान और अज्ञान का अंतर बताइए क्या है? तो आप सभी ने उत्तर लगाया होगा बेटा कि न्याय लगानी तो फूली के और सियान लगा ली तो झूली के। इसका मतलब होता है बेटा कि योग्य संगति से लाभ है और जबकि अयोग्य से क्या होती है बेटा? हानि होती है। क्या होती है? हानि होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? आपका ए ऑप्शन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो याद रखना, अच्छी एक लोकोक्ति थी ये कुमाऊनी की। आगे चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखोगे बेटा, तो अगला क्वेश्चन कहता है कि गढ़वाली कहावत। ये गढ़वाली में कहावत है बेटा, इसका आपको अर्थ बताना क्या है?
कि ध्यान नी कर दी खेत पानी भेगी, इसका अर्थ बताओ बेटा क्या होता है कि ध्यान नी कर दी खेत वाणी पानी वेगी का भाव किससे होता है कि लापरवाही से नुकसान होता है, या मेहनत के बिना फल नहीं मिलता, या खेत में पानी मेहनत का प्रतीक है, या खेती में ध्यान अनिवार्य है। बताओ क्या होगा बेटा इसमें? इसका मतलब क्या होगा कि ध्यान नहीं कर दी खेत पानी भेगी का भाव किससे होता है? तो इसका मतलब ये बेटा कि अगर तुम किसी चीज पर ध्यान नहीं करोगे, अगर तुम कोई काम कर रहे हो और काम तुम्हें उसमें कोई काम के लिए सौंपा गया है और तुम उस काम से हट जाओ, तो सीधी सी बात है कि अगर तुमने जो तुम्हें फर्ज दिया गया है उससे तुम हटोगे तो सीधी सी बात है आपकी लापरवाही से आपको क्या होगा? नुकसान होगा। वही चीज यहाँ पर बताया गया है, तो लापरवाही से नुकसान होता है। इसका ए ऑप्शन क्या होगा बेटा? आपका सटीक आंसर होगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा सब जने। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि चरण कमल बंदो हरे राई। बताइए बेटा इसमें कौन सा अलंकार आपका कि चरण कमल बंदो हरे राई में रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, या बेटा आपका यमक अलंकार है? बताइए चरण कमल बंदो हरे राई। तो उम्मीद करता हूं सबने लगाया होगा कि सर चरण कमल बंदो हरे राई का मतलब होता है कि श्री हरि किसकी बात कर रहा है? कि श्री हरि की बात कर रहा है कि चरण कमलो, यहां चरण और कमल दोनों को एक ही मान लिया जाता है, अर्थात जहां उपमेय और उपमान, जहां बेटे उपमेय और उपमान एक ही मान लिए जाएं, जहां उपमेय और उपमान एक ही मान लिए जाते हैं, वहां बेटा आपका रूपक अलंकार होता है। कौन सा होता है? रूपक अलंकार होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या लगाओगे बेटा? आपका ए ऑप्शन। ठीक है, रूपक अलंकार का मतलब होता है जहां उपमेय और उपमान में अभेद आरोपण होता है, अर्थात जहां उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया जाता है, अर्थात जहां दो वस्तु होंगी और उनको एक ही मान लिया जाता है, वहां पर क्या होता है? आपका रूपक अलंकार होता है। ये मैंने रूपक आपको ऐप पर सारी वीडियो पढ़ा दी है, अलंकार की सारी वीडियो आपको अच्छी तरह बता दी है, और व्हाट्सएप पर भी जो हमारा ग्रुप चल रहा है उससे मैं अच्छी तरीके से आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। डेली रोजाना 2-3 सेट आपको दे रहा हूँ यूके ट्रिपल एससी लेखपाल के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, है नहीं? तो ये चीज आपको याद रखनी है बेटा, चरण कमल बंदो हरे राई। एक पंक्ति तुमने ये भी सुनी होगी बेटा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो। ठीक है बेटा, तो इसमें भी बेटा कौन सा आपका रूपक अलंकारी है कि उसने राम रतन धन पायो को एक ही मान लिया। तो इसमें भी कभी पूछे तो आपको क्या बताना है? रूपक अलंकार ही बताना है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, क्या बताना आपको? रूपक अलंकार ही बताना है। जैसे निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, निर्भय स्वागत करो, स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु का, मृत्यु है एक विश्राम स्थल, मृत्यु है एक विश्राम स्थल, विश्राम स्थल। ठीक है बच्चों, तो ये जो विश्राम स्थल है इसको बेटा एक ही मान लिया विश्राम स्थल को। तो इसमें भी कौन सा आपका रूपक अलंकार है? शशि मुख पर घूंघट डाले आंचल में दीप छिपाए, इसमें बेटा कौन सा है? रूपक ही अलंकार ही होगा। ठीक है, मैंने रूपक अलंकार आपको अच्छी तरह पढ़ा दिया अलंकार, तो इसलिए आपको याद रहना चाहिए इसमें कौन सा आएगा आपका ए ऑप्शन। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते बेटा, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनना कि राजा प्लस के ईश्वर, राजा प्लस के ईश्वर में बेटा आपकी जो बनी संधि है वो कौन सी है? इसमें किस संधि का नियम लगा हुआ है? तो आप सभी को एक जानकारी होनी चाहिए बेटा कि जैसे राजा प्लस के ईश्वर है, राजा प्लस के क्या है बेटा? ईश्वर है, तो इसमें एक नियम होता है, वो किस संधि का होता है बताइए जरा। तो क्या लगाया होगा आपने सबने बेटा? सबने लगाया होगा सर इसमें कौन सी संधि है? गुण संधि है। क्यों? क्योंकि नियम होता है बेटा कि जब आ या बेटा ए का मेल अगर बेटा ई या बेटा बड़ी ई से करते हो तो आपका ए बनता। एक नियम तो ये होता है गुण संधि में। दूसरा नियम क्या होता है कि जब बाल को ए या आ का मेल अगर आप छोटे ऊ या बड़े ऊ से करते हो तो ये दो बन। तो मतलब गुण संधि के ये दो नियम होते हैं। ठीक है, किस संधि के होते हैं? ये गुण संधि के नियम होते हैं, याद रखना। किस संधि के होते हैं? ये गुण संधि के नियम होते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं बाल को नर प्लस के इंद्र, ठीक है, मैं आपसे कहूं बेटा उप प्लस के इच्छा, मैं आपसे कहूं बेटा क्या? उप प्लस के इच्छा, मैं आपसे कहूं बेटा कमल प्लस के ईश, कमल प्लस के क्या कहूं मैं आपसे? ईश, मैं आपसे कहूं बेटा यहाँ पर सुर प्लस के इंद्र, क्या कहूं मैं आपसे? सुर प्लस के इंद्र, इंद्र, सुर प्लस के
मैं आपसे कहूँ बेटा यहाँ पर सुर, कि सुर प्लस के इंद्र, सुर प्लस के इंद्र। तो आप सब जने देखो यहाँ पर बेटा अंतिम वर्ण यहाँ से ए निकलेगा, यहाँ से ए निकलेगा, यहाँ से ए निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा, ए निकलेगा, ठीक है। या जैसे मैं आपसे कह दूं बेटा महा प्लस के क्या ईस, तो यहाँ से भी क्या निकलेगा बेटा आ निकलेगा। और जब ए और आ का मेल बनता है तो ए बनता है, तो बताओ ये क्या बन जाएगा, तुम कहोगे सर नरेंद्र, क्या बनेगा नरेंद्र, तो ये गुण संधि का नियम है। ये बनेगा बेटा उपेक्षा, ये भी गुण संधि का नियम है। ये बनेगा आपका कमलेश, ये भी बाल को गुण संधि का नियम है, ठीक है। ये पूछेगा तो बेटा सुरेंद्र, तो सुरेंद्र भी आपका गुण संधि का नियम है बेटा, जहां एक मात्रा आ जाए वो गुण संधि में। जैसे बेटा आपका महेश, ये भी गुण संधि का नियम है। जैसे यहाँ पर राजेश्वर था, तो इसे जोड़ोगे तो ये बनेगा आपका बेटा राजेश्वर, क्या हो जाएगा राजेश्वर, एक ही मात्रा यहाँ पर लगा दो आप, ठीक है। इसलिए किस नंबर रखा जाता है गुण संधि में। ओ वाला भी ऐसी होता है, जैसे मान लो उसने कह दिया बेटा आपसे पूर्व प्लस के उदय, कि पूर्व प्लस के उदय कह दिया, या उसने कह दिया पर प्लस के उपकार, पर प्लस के उपकार कह दिया, ठीक है, पर प्लस के उपकार कह दिया। या महोदय कह दिया, तो महा प्लस के क्या कहोगे बेटा उदय कहोगे, ठीक है, महा प्लस के कहोगे उदय कहोगे। तो आप देखो यहाँ पर बेटा सब जने, यहाँ से ए निकलेगा, यहाँ से या मुंह जो मेल हो रहा है वो किससे हो रहा है, ऊ से हो रहा है, तो ये सब क्या बन जाएगा, अब ये पूर्व उदय बन जाएगा, क्या बन जाएगा पूर्व उदय। तो एक बेटा, तो ये भी गुण संधि में आता। परोपकार, परोपकार भी किस संधि का नियम है बेटा, गुण संधि का नियम है। ऐसी बेटा आपका महोदय, महोदय भी किस संधि का नियम है, तुम कहोगे सर गुण संधि का नियम है। तो तुम्हें मैंने अच्छी तरीके से बेटा संधि पढ़ाई है, और उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आई होगी, तो गलती मत करना। तो ये राजा प्लस के ईश्वर जो बना है वो गुण संधि के नियम से बना है, ठीक है बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उष्म संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं बेटा। तो उष्म संघर्षी व्यंजन की अगर बात करें बेटा कौन से होते हैं, तो उस संघर्षी व्यंजन कै कै गै घै ये होते हैं क्या, या ये होते हैं, च छ ज झ ये होते हैं, या स क्या होते हैं। तो याद रखना आप सभी ने जो लगाया होगा बेटा, यहाँ पर ये स एक मुर्दा वाला लगा लेना। ये जो आपने लगाया होगा इसका आंसर क्या लगाया होगा सर, डी लगाया होगा। याद रखना जो उष्म संघर्षी व्यंजन होते हैं वो बेटा आपके चार होते हैं। एक तो स होता है, एक ये स होता है, एक ये स होता है, एक ये होता है। इस स की बात करते हैं तो बेटा इसका उच्चारण स्थान होता है तालु से, ये तालु से बोलता है। ये आपका बेटा कहाँ से बोलता है, तो ये मूर्धा से बोलता है। इसकी बात करें तो बेटा ये दंतीय होता है। इसकी बात करें तो बेटा ये स्वर तंत्रीय होता है। कैसा होता है, स्वर तंत्रीय होता है, जहां से स्वर बोलता है वहां से बोलता है। इसको काकल्य वर्ण भी कहा जाता है। याद रखना कभी अगर पूछे कि काकल्य व्यंजन किसे कहा जाता है, तो काकल्य, काकल्य इसे कहते हैं बेटा। बोध वर्ण इसे कहा जाता है, ठीक है, बोध वर्ण भी इसे कहा जाता है। तो याद रखना ये सारी चीजें अच्छी तरीके से, ठीक है, गलती मत करना सबके सब। चलो बेटा, तो ये जो य रह है बेटा यहाँ पर ये बी ऑप्शन, तो ये य और आपके क्या बेटा र और क्या आपके ल और क्या होते हैं व, इनको कहा जाता है बेटा अंतस्थ व्यंजन। क्या कहा जाता है इनको, अंतस्थ व्यंजन। इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है, अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है, कौन से, ये अंतस्थ व्यंजन, और ये कौन से होते हैं बेटा आपके उष्म संघर्षी व्यंजन होते हैं, ठीक है। चलिए बेटा आगे, चलो बेटा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिए सब जने। हिंदी बड़वाला में उदासीन शहीद स्वर किसे कहा जाता है, बताइए बेटा क्या होगा, ए, आ, ए या ई। उदासीन शहीद स्वर किसे कहा जाता है बताओ सब जने। तो बेटा सबने आंसर लगाया होगा, हिंदी बड़वाला में उदासीन स्वर या शहीद स्वर, तो याद रखना केवल एक ही है ऑप्शन। क्या लगाया होगा, ए ऑप्शन। ये जो बेटा ए है इसकी अगर बात करूं तो इसको बेटा उदासीन स्वर भी कहा जाता है, इसको उदासीन स्वर भी कहा जाता है, इसको शहीद स्वर भी कहा जाता है, इसको बेटा अमात्रिक स्वर भी कहा जाता है क्योंकि इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, और इसको बेटा मध्य स्वर भी कहा जाता है, मध्य, या इसको केंद्रीय स्वर भी कहा जाता है, ठीक है। और इसका जो उच्चारण स्थान होता है ना, अरे ये जो ए है बेटा, इसका जो उच्चारण स्थान होता है ना, उच्चारण स्थान, तो याद रखना ये कंठ से बोलता है, बाल को कहां से बोलता है, कंठ्य से, ठीक है। तो याद रखना आंसर क्या बनेगा, ए। इसकी कोई बेचारे की मात्रा होती नहीं है इसलिए उदास होता है, उदास होता है तो बेचारा शहीद हो गया, इसी कारण इसको उदासीन या शहीद स्वर के नाम से जाना जाता है। तो समझ में आया बेटा इसका आंसर कि हिंदी वर्णमाला में उदासीन शहीद स्वर पूछेगा तो क्या बताना आपको, ए बताना है, ठीक है। चलिए आगे चलते बेटा अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए कि वह बच्चा खेल रहा है, इसमें खेल रहा किस प्रकार की क्रिया है। तो
तो याद रखना बेटा वह बच्चा खेल रहा है। ये खेलना जो क्रिया होती है ना बेटा, खेलना बताओ किस में आती है, खेलना किस में आती है बताओ सब जने, बताओ क्या लगाया, सकर्मक अकर्मक क्या लगाया, खेलना जो क्रिया है वो किस में रखोगे, तो याद रखना जो खेलना क्रिया होती है बेटा ये सकर्मक क्रिया होती है। कैसी होती है, सकर्मक क्रिया होती है। खेलना पूछे या आपसे बेटा पढ़ना पूछे, खेलना पढ़ना ये सब क्या आपकी सकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो आंसर क्या लगेगा इसका बेटा, ए ऑप्शन। चलिए बेटा आगे चलते हैं बेटा यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनो। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, इसका मतलब क्या होता है बेटा, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा इस प्रकार की कहावत है। बताओ क्या लगाया, दोष रूपण सूचक है, क्या है बेटा, आलस्य सूचक है, प्रयत्न सूचक है, अनाड़ीपन सूचक है। तो याद रखना बेटा नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, इसका जो आंसर होगा आपका बेटा ए ऑप्शन होगा, दोष आरोपण सूचक। ठीक है, तो गलती मत करना। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से देखो यहाँ पर। प्रवेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है बताओ, प्र, पर, प्रा या परा, बताओ क्या है। तो प्रवेश की अगर बात करेंगे तो बेटा प्रवेश दो शब्दों से मिलकर बना, प्र प्लस के बेस से, इसका मतलब आंसर क्या लगेगा बेटा इसमें प्रे। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो जैसे मान लो वो कह रहा है आपसे उपकार, उपकार में क्या है, ठीक है, वो आपसे कह रहा है आजन्म, आजन्म में क्या है, ठीक है, वो आपसे कह रहा है जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन में क्या है। ठीक है, तो उपसर्ग क्या होते हैं, जो शब्द के प्रारंभ में लगते हैं। तो उपकार में क्या आएगा, तो तुम कहोगे उपकार में उप आएगा क्योंकि दो चीज से मिलकर टूटा है, उप प्लस के कार से। आजन्म में उपसर्ग क्या आएगा, तुम कहोगे आ, क्योंकि आ प्लस के जन्म से मिलकर बना है। प्रतिदिन में उपसर्ग क्या आएगा, तुम कहोगे सर प्रति, क्योंकि प्रति प्लस के दिन से मिलकर बना है। तो उपसर्ग शब्द के प्रारंभ से मतलब निकाले जाते हैं। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि रामचरितमानस रचना किसकी है, बताइए बेटा। रामचरितमानस मैंने अभी बताया था, देखो पहला ही क्वेश्चन था। रामचरितमानस जो रचना है ये किसकी है, तुलसीदास की। किसकी है, तुलसीदास की रचना है बेटा। और ऑप्शन में तुलसीदास है कहीं, बताइए। तुम कहोगे सर ऑप्शन में तुलसीदास नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि आप सभी को पता है मन्नू भंडारी की अगर बात करें बेटा, तो मन्नू भंडारी की अगर बात करें तो मन्नू भंडारी की तुमने सुना होगा बेटा आपका बंटी, आपका बंटी। तो आपका बंटी, आपका जो बंटी है बेटा ये किसकी है, आपका बंटी। अगर पूछेगा तो मन्नू भंडारी की है बेटा। एक आपका बेटा महाभोज, महाभोज पूछे तो भी किसकी बतानी है आपको, बताओ। एक इंच मुस्कान, मन्नू भंडारी की ये भी एक इंच मुस्कान, एक इंच मुस्कान अगर पूछेगा ये महाभोज है। और पूछेगा एक इंच मुस्कान, एक इंच मुस्कान, मुस्कान भी। त्रिशूल पूछे, त्रिशूल किसकी है, तो त्रिशूल भी मन्नू भंडारी की रचना बेटा। तो याद रखना सब जने। ठीक है, सलेश मटियानी की तुम्हें पता है, बोरीबला से बोरीबंदर तक, तुमने सुना होगा बोरीबला से, बोरीबला से बोरीबंदर तक, ये इनकी रचना है, बोरीबंदर तक। ठीक है, चबूतरा भी इनकी है बेटा, चबूतरा सुना होगा, चबूतरा, ये कबूतर खाना, ये सब इनकी है बेटा। ठीक है, चलिए तो याद रखना मन्नू भंडारी की ये सब चीज याद रखना, बोरीबला से बोरीबंदर तक। ठीक है, सूरदास की रचना भी तुम्हें याद होनी चाहिए बेटा। सूरदास की बहुत सारी फेमस है। अगर सूरदास की बात करें बेटा तो सूरदास की कौन कौन सी होती है, देखो सूरसागर, सूरदास की रचना है। ठीक है, सुरसावली, सुर सारवली, ये सूरदास की रचना है। सूर पच्चीसी पूछे बेटा कि सूर पच्चीसी भी इनकी है। पूछे बेटा साहित्य लहरी भी इन्हीं की रचना है। साहित्य लहरी अगर पूछेगा तो वो इन्हीं की बतानी है। ठीक है, साहित्य लहरी भी। नागलीला पूछे तो नागलीला भी इनकी है बेटा। या गोवर्धन लीला पूछे, गोवर्धन लीला किसकी है, तो गोवर्धन लीला भी इन्हीं की रचना है बेटा। गोवर्धन लीला पूछेगा। या नल दंपत्ति पूछे आपसे, नल दंपत्ति पूछे आपसे, तो ये भी बेटा किसकी है, सूरदास की ही है। अच्छी तरह से नोट कर लेना बेटा सब जने। ठीक है, तुलसीदास की मैंने लिखवाई दी है आपको। ठीक बेटा, चलिए ये कबूतर खाना होगा बेटा, चबूतरा नहीं, यहाँ पर कबूतर खाना है। ठीक है, इसे लिख लेना सही करके, यहाँ पर काट देना कबूतर खाना।
ठीक है बेटा, चलिए तो उम्मीद करता हूँ ये सबको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। तो अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, लास्ट क्वेश्चन आज के सेट का, कि निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र है। ठीक है, देखो अनौपचारिक पत्र कौन से होते हैं बताओ। देखो पत्र हमारे कितने होते हैं, पत्र दो होते हैं, एक तो औपचारिक और एक क्या होता है अनौपचारिक। ठीक है, अनौपचारिक पत्र रिश्ते संबंधियों से जुड़े होते हैं और औपचारिक पत्र जो होते हैं करारों से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो पत्र दो होते हैं, एक तो अनौपचारिक होता है और एक पत्र होता है बेटा आपका औपचारिक। ठीक है, औपचारिक मुख्य रूप से पत्र दो ही होते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक। अनौपचारिक जो रिश्तेदारों से संबंधित जो जुड़े होते हैं, मित्रों से यारों से, तो याद रखना एक ही क्वेश्चन यहाँ दिखाई दे रहा है आंसर आपका, मित्र को जन्मदिन की बधाई पत्र। मित्र को जन्मदिन पर दिया जाने वाला पत्र बधाई के रूप में ही आपका अनौपचारिक पत्र कहलाता है, ये बात आपको याद रखनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनौपचारिक पत्र। ठीक है बालकों, तो ये बेटा आपके 20 क्वेश्चन थे, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही डेली मैं आपको लाऊंगा, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, और इसे अच्छी तरह से मेरे इस पे बेटा बैच से जुड़ जाना और तैयारी करते रहना, कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा, जय हिंद। अगले दिन मतलब अगले सेट में मिलते हैं आपसे। ठीक, बाय।